संस्था की अवधारणा में संस्था की परिभाषा के बाद अब हम संस्था के विकास के क्रम को देखेंगे कि संस्था का विकास या एक संस्था का विकास किन किन स्तरों से होकर गुजरता है या संस्था का निर्माण कैसे होता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में एक जो सामान्य मनुष्य होता है वह जनरीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी, अंधविश्वास इन सब में कोई फर्क नहीं समझता है और इन सब को वह एक समान या समानार्थी मानता है। जबकि समाजशास्त्री भाषा में परंपरा अलग है, जनरीति अलग है, रूढ़ी अलग होती है, प्रथाएं अलग होते हैं और अंधविश्वास भी अलग होते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में एक संस्था का निर्माण कैसे होता है, इस संबंध में हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक महान समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर समनर। इन्होंने जनरीतियों के विकास पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया है तथा एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम फोकवेज रखा, जिसे जनरीति भी कह सकते हैं। तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि संस्था जनरीति से पारस्परिक रूप से कैसे संबंधित है। दोनों को संबंध बताया है कि संस्था जनरीति आपस में पारस्परिक रूप से संबंध है, इसे बताया है उस पुस्तक में। तथा जनरीति से संस्थाओं का विकास कैसे होता है इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। इनके अनुसार माने तो संस्था किसी विचार, धारणा, सिद्धांत, हित तथा उससे संबद्ध एक ढांचे से संबंधित होती है। यानी संस्था किसी विचार, धारणा, सिद्धांत या हित और उससे संबंधित एक जो ढांचा बनता है उससे संबंधित होता है। और स्पष्ट रूप से समझे यदि हम ढांचे को, तो मनुष्य अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे से मिलता है और एक संगठन तैयार करता है और उस संगठन का एक ढांचा होता है, तो उसे संगठन का ढांचा कहते हैं। समनर ने बताया, समनर ने संस्थाओं के विकास के क्रम में बताया कि मनुष्य जो है वो अपनी दिनचर्या में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है और जब उसके सामने आवश्यकताएं आती है, समाज में मनुष्य के सामने आवश्यकताएं निर्मित हो जाती है, तब उसको प्राप्त करने का वह प्रयास करता है और चिंतन करता है। अब समाज के बहुत सारे लोग उसके लिए तरीके ढूंढने लगते हैं। अब उनमें से जो अधिक उपयुक्त तरीका होता है उसे बहुसंख्यक जो समुदाय के लोग, बहुसंख्यक जो लोग हैं समुदाय के, वो उसे अपना लेते हैं। और जब वो बारंबारता इसी तरीके से अपना काम करते हैं, उस तरीकों के आधार पर अपना काम करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तब यही तरीका जनरीति कहलाता है या कार्य प्रणाली जनरीति कहलाता है। और जब ये जो जनरीतियां यानी बहुसंख्यक लोगों की जो आदत है वो जब पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है तो यह प्रथा का रूप ले लेता है, तो हम इसे प्रथा कहते हैं। यानी जनरीतियां जब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, स्थानांतरित होती हैं, तो उसे प्रथा कह दिया जाता है। और प्रथा में जब कल्याण की भावना, आदर्शात्मक भावनाएं जुड़ जाती हैं या वह तरीका समाज उपयोगी हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, तो लोग उसे सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए जब प्रयास करते हैं, सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम रूढ़ी का नाम दे देते हैं। रूढ़ी सुरक्षा के लिए, यानी अब ये समाज के लिए यह जो तरीका है वो समाज के लिए उपयोगी हो गया। अब मनुष्य क्या चाहता है कि ये इसे नियम और विधियों के माध्यम से समाज में आगे प्रचलित कर दिया जाए या प्रचलन में रहे या संरक्षित रहे, तो उसके लिए नियम बना दिया जाता है, उपनियम बना दिया जाता है, विधियां बना दी जाती है, कार्य प्रणाली बना दी जाती है और उसे संरक्षित कर दिया जाता है। तो यही जो संरक्षित ढांचा है कार्य प्रणालियों का, वही संस्था कहलाता है। इस प्रकार संस्थाओं का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। समनर ने इसे संस्था के विकास को या संस्था के विकास को निम्नलिखित स्तरों में बताया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने स्तरों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है
कि मनुष्य जो है अपनी मानवीय आवश्यकताओं, मनुष्य के सामने आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाता है। पहले नंबर पर इन्होंने रखा है, मनुष्य के सामने जैसे ही आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाता है तो समाज के जो मनुष्य है, समुदाय के मनुष्य व्यक्ति, वो उसे पूर्ति करने के लिए एक विचार ढूंढता है, एक विचार तैयार करता है और वह इस विचार से, इस तरीके से अपने काम को संपादित करता है। संपादित करने पर वह दूसरे स्थान पर उसी कार्य से बार बार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो वह उस इंडिविजुअल व्यक्ति की आदत बन जाता है। दूसरे नंबर पर मनुष्य जब उसी तरीके से बार बार कार्य करता है तो वह आदत बन जाता है। अब जो सर्वश्रेष्ठ तरीके होते हैं उसको देखकर समूह के लोग भी उसे अपना लेते हैं और उसी तरीके से कार्य करने लगते हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीके को अपनाकर उसे अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं और उसी तरीके से वो भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो चौथे नंबर पर आ जाता है, समूह सर्वश्रेष्ठ आदतों को अपना लेता है और जब समूह भी बार बार उसी तरीके का उपयोग करता है उस कार्य को करने के लिए, तो वह सामूहिक आदत बन जाता है, यानी सामूहिक आदत बन जाता है। और इसी सामूहिक आदत को संदर्भ में जनरीति अथवा फोकवेज कहा है। तो सामूहिक आदत को ही जनरीति कहते हैं, फोकवेज कह सकते हैं। और आगे ये जो जनरीति है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब हस्तांतरित होता है तो इसी को हम प्रथा कह देते हैं। यानी अपने आने वाली पीढ़ी में जब ये रूढ़ियां, जनरीतियां स्थानांतरित हो जाती हैं तो उसे हम प्रथा कह देते हैं या उसे कस्टम कहा जाता है। और इस प्रथा में यदि उस प्रथा में बहुत अच्छी बातें हैं, समाज के कल्याण की भावना है, तो लोग इसके प्रति क्या करते हैं, आस्था रखना शुरू कर देते हैं। लोग उसको मानना स्वीकृति कर देते हैं, स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। कल्याणकारी है क्योंकि वह समाज के लिए, तो उसके प्रति आस्था रखते हैं। तो वही जो प्रथा है वह रूढ़ी में बदल जाता है। यानी प्रथा में यदि कल्याणकारी भावनाएं या आदर्श जुड़ जाए तो वही प्रथा रूढ़ी में बदल जाता है। यानी रूढ़ियों को समाज की मान्यता प्राप्त होता है, समाज के लोग उसके प्रति आस्था रखते हैं क्योंकि वह सर्वोत्तम तरीका होता है उस कार्य को करने का। बाद में उन्हीं रूढ़ियों को उपयोगी होने के कारण व्यक्ति संरक्षित करने का प्रयास करता है, नियम कानूनों या प्रणालियों के माध्यम से कार्य विधि तैयार करके उसको संरक्षित करने का प्रयास करता है। और जब वो संरक्षित करने का प्रयास करता है तो कुछ नियम बना देते हैं, कुछ उपनियम बना देते हैं, कुछ प्रणालियां बना देते हैं। तो यही जो ढांचा है कार्य प्रणालियों का, नियमों का, उपनियमों का, यही ढांचा संस्था कहलाता है। संस्था कहलाता है और इन्हीं संस्था के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। तो संदर्भ ने बताया है कि एक मनुष्य के अपनी दैनिक कार्य को करने के लिए एक विचार महत्वपूर्ण होता है, एक विचार करता है और उस विचार को जब उस तरीके से जब वो उस विचार के तरीके से जब वो अपने कार्य को बार बार करता है तो उसकी आदत बन जाती है। और जब वो आदत अच्छी लगने लगती है दूसरों को तो दूसरे लोग उसको अपनाते हैं और वो भी उसी आदत से उसी तरीके से अपना काम करते हैं, तो वह सामूहिक आदत बन जाती है। और इसी सामूहिक आदत को हम जनरीति कहते हैं। जब जनरीति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है तो वह प्रथा का रूप ले लेती है या उसको प्रथा कह देते हैं। और प्रथा में जब कल्याणकारी आदर्शात्मक जुड़ जाते हैं, आदर्श जुड़ जाते हैं, लोग उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वह रूढ़ी बन जाता है। अर्थात रूढ़ी के पीछे कोई ना कोई अच्छी चीजें जुड़ी होती है जिसके कारण वो रूढ़ी बनी है, जिसके कारण लोग उसे अपनाते हैं। और इन्हीं रूढ़ियों को कल्याणकारी होने के कारण कुछ नियम, उपनियम या प्रणाली के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास करते हैं और नियम उपनियम बना देते हैं। तो वही कार्य प्रणाली
एक संरचना का रूप ले लेती है और वही जो कार्य प्रणालियों की एक संरचना होती है वो संस्था कहलाती है। और इसी संस्था के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस क्रम में जनरीतियों से संस्था का विकास होता है। जनरीतियां आगे चलकर संस्था का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से जनरीतियां अलग हैं, रूढ़ियां अलग हैं, प्रथा अलग है और संस्थाएं अलग है। संस्थाएं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। प्रथा जनरीतियां जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है तो वह प्रथा कहलाती है, जबकि जनरीति एक समूह में व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है उसे हम सामूहिक आदत को जनरीति कह सकते हैं। तो प्रथा, जनरीति और संस्था का इस तरीके से विकास हुआ है, इवोल्यूशन होता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और संस्थाएं जो होती है वो स्थायित्व होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो आगे ट्रांसफर होते जाता है। संस्था के विकास के बाद हम संस्था की विशेषताएं देखेंगे। संस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो संस्था के बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला विशेषता है मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होती है। दूसरा सुपरिभाषित उद्देश्य होता है। तीसरा नियम एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है। चौथा चूंकि नियम एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है इसलिए इसका स्वरूप अमूर्त होता है। पांचवा स्थायित्व होता है। छठवां संस्थाओं का स्वतः विकास होता है। सातवां संस्था का हस्तांतरण होता है, विरासत से हमें प्राप्त होता है। आठवां इसे समाज की सामूहिक अभिमति प्राप्त होता है, समाज की मान्यता प्राप्त होता है। संस्था 9वें नंबर पर है संस्था एक साधन है न कि साध्य। 10वां है हम अनेक संस्थाएं हो सकती है समाज में। और 11वां है हम संस्था के सदस्य नहीं होते बल्कि समिति के सदस्य होते हैं। तो सबसे पहला है मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित। संस्था जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समिति का निर्माण करता है, संगठन का निर्माण करता है और इन नियमों, कार्य प्रणालियों को अपनाकर अपने उद्देश्य या आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। इस प्रकार संस्था उद्देश्य पूर्ति या आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है, आवश्यकताओं से संबंधित है। दूसरा सुपरिभाषित उद्देश्य। संस्था का एकमात्र उद्देश्य होता है आवश्यकताओं की पूर्ति करना या संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समिति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना या उद्देश्य की पूर्ति करना। इसके लिए हर कोई भी समिति होता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जो संस्था जो कार्य प्रणालियां होती है उसका भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। तीसरा नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। तो संस्था जो है वो नियमों की व्यवस्था है, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, काम करने के तरीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। चौथे नंबर पर है चूंकि अमूर्त स्वरूप। चूंकि कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है इसलिए व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता, अर्थात कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है और इस कारण से यह अमूर्त स्वरूप, इसका जो स्वरूप है वो अमूर्त है, इसको देखा नहीं जा सकता, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसका जो स्वरूप है वह अमूर्त होता है। स्थायित्व, जिस प्रकार समिति अस्थायी होता है किंतु संस्था का यह विशेषता है कि यह स्थायित्व होता है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद यह समाप्त नहीं होता है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद संस्थाएं लगभग एक समान होती है, कार्य करने के जो तरीके हैं वो एक समान होते हैं और इसका विकास होता है, न कि ये समाप्त हो जाते हैं। संस्था का स्वतः विकास होता है। संस्था को बनाया बहुत कम जाता है, संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते होते हमें विरासत से प्राप्त होता है काम करने के तरीके, हम उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। संस्था का स्वतः विकास होता है। संस्था हमें विरासत से प्राप्त होता है, बहुत सारे काम करने के तरीके हमको विरासत से प्राप्त होता है। जैसे हमें पूजा कैसे करना है, पूजा की पद्धति क्या है, परीक्षा की प्रणाली क्या है, ये हमारे पूर्वजों से हम तक लगातार हस्तांतरित होते आया हुआ है। 8वें नंबर पर है सामूहिक अभिमति, यानी संस्था जो है उसको समूह की अभिमति प्राप्त होता है। समूह के सारे व्यक्ति इसको अपनाते हैं क्योंकि यह सर्वोत्तम तरीका होता है काम करने, उद्देश्य को प्राप्त करने का। समिति संस्था एक साधन है, संस्था साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है,
बल्कि यह साधन है। और कौन से साधन है? आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन है, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। संस्था, अनेक संस्थाएं हमारे समाज में, अनेक संस्थाएं हैं, जैसे विवाहिक संस्थाएं, परिवार की जो कार्यात्मक प्रणाली अर्थात वंश है या फिर उत्तराधिकार के जो नियम है, ये संस्थाएं हैं। विश्वविद्यालय एक संस्था है, विश्वविद्यालय के काम करने के जो तरीके हैं, कार्य प्रणाली है, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है या बैंकिंग की जो कार्य प्रणाली है, ये सब संस्थाएं हैं। और इस प्रकार समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं। हम संस्था के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि संस्था एक अमूर्त अवधारणा है और यह कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, इसलिए हम संस्था के सदस्य नहीं हो सकते। एक समिति के अंदर में संस्था होता ही है, उसके बिना संस्था का संचालन, समिति का संचालन नहीं हो सकता। इस प्रकार समिति और संस्था दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि समिति है तो संस्था अनिवार्यता होगी, संस्थाएं हैं तो उन तरीके के माध्यम से समिति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो ये 11 विशेषताएं हैं मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित। सुपरिभाषित उद्देश्य, नियम, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, अमूर्त स्वरूप, स्थायित्व, स्वतः विकास होता है, हस्तांतरण विरासत में प्राप्त होता है, सामूहिक उन्नति होता है, साधन है और अनेक संस्थाएं हो सकती है और हम संस्था के सदस्य नहीं है। संस्था की विशेषताओं के बाद हम संस्था के कार्य एवं संस्था क्यों महत्वपूर्ण है या संस्था के क्या महत्व होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था के प्रकार या महत्व। संस्था क्या कार्य करती है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या कैसे सहायक होती है, क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संस्था जो है वो मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। संस्था कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, नियम है, कानून है किसी भी समिति का, किसी भी संगठन का। तो यदि किसी संगठन में, समिति में व्यक्ति को रहना है, उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो वह उन नियमों का, उन कानूनों का, उन तरीकों का पालन करना ही उसे पड़ेगा। तो इस प्रकार जब वह नियमों और कानूनों का पालन करेगा तो स्वतः उसका व्यवहार जो है वो नियंत्रित रहेगा। वो अमानवीय व्यवहार, विघटनकारी के व्यवहार या उससे अनुचित व्यवहार नहीं कर पाता है। इस प्रकार मानव व्यवहार पर नियंत्रण, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का काम संस्था करती है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संस्था। संस्था के माध्यम से हम उचित तरीके या कार्य प्रणाली को अपनाकर मिलजुल कर कार्य करते हैं और उस तरीके के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संस्था जो है वो सहायक होता है। उस तरीके को अपनाकर हम अपनी आवश्यकताओं को जल्दी पूरा कर सकते हैं। समाज में अनुरूपता का विकास होता है, इससे समाज में अनुरूपता आती है। लोग उसी तरीकों को अपनाकर समाज में मान्यता प्राप्त तरीकों को अपनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं और इसी कारण समाज में अनुरूपता बना रहता है, ना कि विचलन। संगठन में व्यवस्था का निर्माण, भाई प्रत्येक कार्य को करने का एक निश्चित तरीका यदि हो जाता है और हर व्यक्ति यदि को बताना न पड़े कि इस तरीके से कार्य करो, वो पूर्व निर्धारित होगा, तो व्यक्ति उस तरीके को अपनाकर कार्य करने में लग जाएगा, न कि दूसरे से संघर्ष करेगा। और इस रूप में उस संगठन में एक व्यवस्था बना रहता है, उस संगठन को एक ताकत मिलता है। अगला है संस्कृति का वाहक। तो जो संस्था है वो संस्कृति का वाहक है, क्योंकि संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। तो काम करने के तरीके या प्रणालियां या नियम, कानून, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। कार्य करने के तरीके जो है वो हस्तांतरित होते हैं। कार्यों को सुगम बनाना, इन तरीकों को अपनाकर, इन कार्य प्रणालियों से हम अपने काम को यदि करते हैं तो हमारा काम सरल हो जाता है। हमारा उद्देश्य या जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करना है वो सरल हो जाता है, क्योंकि ये समाज द्वारा निर्मित ऐसे तरीके हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं, जिसका अनुसरण करके हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे समाज में अनुकूलन उत्पन्न होता है, समाज में संतुलन बना रहता है। इसके अतिरिक्त 8वें नंबर पर है मानसिक सुरक्षा।
जब मनुष्य इस समाज में आता है तो उसको बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता है। तो उसके लिए तरीके पूर्व से बने होते हैं समाज में कि कैसे आपको ग्रेजुएट की डिग्री लेना है, कैसे आपको विवाह करना है, किससे आपको विवाह करना है, अभिवादन आपको कैसे करना है। तो मनुष्य संस्थाओं के मामले में मानसिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वो समाज में मान्यता प्राप्त है, पूर्व से निर्धारित है। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन का कारक के रूप में हम इसके कार्य को समझ सकते हैं कि संस्थाएं जो है वो सामाजिक परिवर्तन का कारक हो सकती हैं क्योंकि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समाज में संतुलन बना रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, तो सामाजिक परिवर्तन भी यह समाज में लाता है। तो इस प्रकार संस्था के बहुत सारे कार्य हैं और संस्था के महत्वपूर्ण कार्य हैं। समिति बिना संस्था के नहीं रह सकता और संस्थाएं हैं तो संगठन वहां होगा।